हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम बड़े भाई साहब कहानी जो प्रेमचंद द्वारा रचित है उसका तीसरा भाग कर रहे हैं। पहले दो भाग में यह बताया गया कि किस तरह से लेखक कम मेहनत करके भी पास होते चले जा रहे थे और उनके भाई इतनी मेहनत करते थे और फिर फेल हो जाते थे और लेखक को बहुत दलीलें दिया करते थे। अब इस पार्ट में भी ऐसा ही हुआ। फाइनल एग्जाम हुए और ऐसा संयोग हुआ कि लेखक फिर पास हो गए और भाई साहब फिर फेल हो गए। लेखक ने बहुत मेहनत नहीं की, फिर भी अव्वल दर्जे में आ गए और लेखक को ये बहुत हैरानी हो रही थी कि उनके भाई साहब ने जी जान से, प्राण तक मतलब जी जान से परिश्रम किया, एक एक शब्द को चाट गए, सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते थे, फिर भी बेचारे फेल हो गए। लेखक को उन पर दया आती थी। नतीजा आने पर लेखक के भाई रो पड़े। इससे लेखक को भी रोना आ गया। उनके अपने पास होने की खुशी आधी रह गई क्योंकि भाई साहब फेल हो गए थे। पर विधि को कौन टाल सकता है? जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है? लेखक और भाई साहब में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। लेखक के मन में एक कुटिल भावना आई, अगर भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो वो उनके बराबर आ जाएंगे, तो फिर किस आधार पर उनको वो दलीलें देंगे, उनको समझाएंगे। लेकिन इस विचार को उन्होंने दिल से निकाल दिया क्योंकि भाई साहब लेखक के हित में ही उनको डांटा करते थे। लेखक को उनका बोलना अप्रिय लगता था, बुरा लगता था, पर मगर शायद जो उनके नंबर अच्छे आते थे, अव्वल दर्जे में आते थे, उनके ही उपदेशों का असर था। अब भाई साहब का व्यवहार कुछ नरम पड़ गया था। कई बार डांटने का अवसर पाकर भी नहीं डांटते थे। शायद वो ये समझने लगे थे कि उनका डांटने का अधिकार अब नहीं रह गया है। इस वजह से लेखक की स्वच्छंदता बढ़ती चली गई, वो ज्यादा स्वतंत्र हो गए। उन्होंने भाई साहब की सहिष्णुता का लाभ उठाना शुरू कर दिया क्योंकि लेखक के मन में ये बात आ गई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है और मैं अव्वल दर्जे में आ जाऊंगा। भाई साहब के डर से वो थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया करते थे वह भी बंद हो गया। लेखक को कनकोए उड़ाने का बहुत शौक था। कनकोए मतलब पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। सारा समय वो पतंगबाजी में ही लगे रहते थे। भाई साहब की नजर बचाकर पतंग उड़ाया करते थे। कन्ने बांधना, टूर्नामेंट की तैयारी करना, ये सारी चीजें वो चुप चुप के करते थे कि भाई साहब को पता ना चले कि लेखक की नजरों में उनकी इज्जत जो है वो कम हो गई है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग के पीछे बेताशा दौड़े चले जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी। रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसका उनको बिल्कुल ध्यान नहीं था और बालकों की पूरी सेना पीछे पीछे झाड़दार बांस लिए हुए पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे थे। आगे पीछे की किसी को कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी उस पतंग के साथ आसमान में उड़ रहे हैं, जहां सब कुछ समतल है, प्लेन है, ना गाड़ियां चल रही हैं, ना ट्राम चल रही है, ना लोग चल रहे हैं। सहसा भाई साहब से लेखक की भेंट हो गई क्योंकि भाई साहब बाजार गए थे और वहां से लौट रहे थे। उन्होंने उसी समय लेखक को पकड़ लिया और गुस्से से बोला कि तुम बाजारी लड़कों के साथ ये धेले की पतंग के पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है? तुम छोटी क्लास में नहीं हो अब, बल्कि 8वीं कक्षा में हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, तो कम से कम इंसान को अपनी कुछ पोजीशन का ख्याल तो रखना चाहिए। फिर भाई साहब कहते हैं, एक जमाना था जब लोग 8वीं कक्षा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे और कितने लोग डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है आज की डेट में, कितने लीडर बन गए और समाचार पत्रों के संपादक बन गए। आज बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर ये बेजारू लड़कों के साथ पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकल पर बहुत दुख होता है। तुम ज़हीन,
ज़हीन का मतलब तुम होशियार हो, कुशल हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ होशियार होने से काम नहीं बनता। वह होशियारी किस काम की जिसमें इंसान अपना आत्म गौरव खो दे। तुम सोचते होंगे कि भाई साहब तो सिर्फ एक दर्जा मेरे से ऊपर है, इसलिए उन्हें कुछ कहने का हक ही नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ, और जो परीक्षकों का हाल है, अध्यापकों का हाल है, वो निस्संदेह ही अगले साल हो सकता है कि तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ, या कुछ समय बाद मेरे से आगे निकल जाओ। लेकिन तुम में और मुझ में उम्र का अंतर तो रहेगा, जो 5 साल का है, जिसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे जिंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए कर लो, डीलिट कर लो, एमफिल कर लो, कुछ भी कर लो, पर मेरे जैसा तजुर्बा तुम्हें नहीं हो सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। यहाँ बड़े भाई साहब लेखक को ये समझाना चाहते हैं, केवल किताबी ज्ञानी जीवन की सफलता के लिए काफी नहीं है। उसके लिए हमें और भी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, लोगों के बारे में पता होना चाहिए, उनके व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए, सारी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर बड़े भाई साहब कहते हैं कि हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की पढ़ाई कर लें, पर हम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ बड़े भाई साहब ये समझाना चाह रहे हैं कि केवल पढ़े लिखे लोग ही घर चला सकें या अच्छी तरह अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए तजुर्बा होना बहुत जरूरी है, दुनियादारी का पता होना बहुत जरूरी है। आगे भाई साहब कहते हैं कि उनको, हमें, किनको, अम्मा और दादा को, हमारे माता पिता को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, इसलिए कि उनको दुनिया का सबसे ज्यादा तजुर्बा है, और वो रहेगा। फिर भाई साहब कहते हैं लेखक को, अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, मतलब किस तरह से शासन चलता है, किसी भी देश में किस तरह से शासन चलता है, क्या क्या अधिकार हैं लोगों को वहां पर, ये सब चीजें जो हैं वो बिना ज्ञान के हमसे ज्यादा जानते हैं। आकाश में कितने तारे हैं, कितने नक्षत्र हैं, यह बातें उन्हें चाहे ना मालूम हो, लेकिन हजारों बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उनको हमसे बहुत ज्यादा है। अब आगे बड़े भाई सब कह रहे हैं, क्योंकि तजुर्बा नहीं है, लेखक को तो ये लगता है कि किताबी ज्ञान से वो अव्वल दर्जे पर आ रहे हैं तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बड़े भाई साहब ये कहते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम इलाज करा सको, क्योंकि तुम्हें तजुर्बा नहीं है, तुम कुछ सोचोगे नहीं, हाथ पांव फूल जाएंगे। पर अम्मा दादा वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको तजुर्बा है, वो क्या करेंगे, बीमारी को पहचानेंगे और डॉक्टर को बुलाएंगे। चलो बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, पर हम और तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कैसे चलाते हैं, वो हमें कैसे पैसे भेजते हैं। हम तो सिर्फ खर्च कर देते हैं, जब वो हमें पैसा भेजते हैं तो 20-22 तारीख तक हम पूरा खर्च कर डाल देते हैं, और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। जिनका उधार देना होता है, चाहे वो धोबी हो चाहे नाई हो, फिर हम उनसे नजरें चुराते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा देने के लिए होता नहीं है हमारे पास, और फिर हमें शर्म आती है, बेइज्जती होती है, इसलिए हम उनसे नजर चुराते हैं। कई बार नाश्ता नहीं खाते, लेकिन जितना आज हम वो तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे से भी कम में उन्होंने परिवार के लोगों को पाला है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और इज्जत और नेक नामी कमाई है।
तो ये सब चीजें तजुर्बे से आती हैं, किताबों से नहीं आती। किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से घर चलाना है, अपना खर्चा चलाना है, माता पिता किस हिसाब से मेहनत कर खर्च भेजते हैं, ये सब जानकारी तजुर्बे से होती है, ना कि किताबों के पढ़ने से। अब भाई साहब लेखक को हेडमास्टर का उदाहरण देते हैं कि एमए है या नहीं, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, फिर भी वे हजारों रुपया पाते हैं, लेकिन वो अपने घर का खर्चा ठीक तरह से चला नहीं पाते, ठीक तरह से इंतजाम नहीं कर पाते, और क्या होता है कि खर्चा पूरा बढ़ता नहीं है। यहाँ पर हेडमास्टर की डिग्रियां बेकार हो गई, क्योंकि उनको तो केवल किताबी ज्ञान है और पढ़ाना ही आता है। पैसे होने पर घर का खर्चा कैसे चलता है ये उनको पता ही नहीं है। इसलिए उनकी माताजी ने ये काम अपने हाथ में ले लिया और वो घर का खर्चा ठीक तरह से चलाती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, तब भी वो ठीक तरह से व्यवस्थित करती हैं। तो बड़े भाई साहब लेखक को यही समझाना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि अपने दिल से ये गरूर निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। समीप आने का मतलब है कि लेखक जो है वो अपने भाई साहब से एक दर्जा कम है, और ये बात तुम दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि तुम स्वतंत्र हो गए हो, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। तुम नहीं मानोगे ऐसे तो मैं तुम्हें मारकर इन चीजों को बताऊंगा। मेरी बातें तुम्हें जरूर बुरी लग रही होंगी, परंतु इन बातों में सार है, इन बातों की महत्ता है, क्योंकि जीवन केवल किताबी ज्ञान से नहीं चलता है, उसके लिए हमें तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। किताबें हमें ये नहीं सिखाती कि हमें किसी चीज को कैसा प्रबंध करना है या कुछ है, ये सब हमें तजुर्बे से और अपने दिमाग से सोच समझकर युक्ति लगाकर करना पड़ता है, और घर के हालात और वातावरण को देखकर इन सब चीजों का हमें प्रबंध करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो वो दूसरी तरीके से तुम्हें समझाएंगे, चाहे उन्हें उनको थप्पड़ मारना ही पड़े। अब लेखक को अपने भाई साहब की ये युक्ति, नई युक्ति बहुत पसंद आई और वो नतमस्तक हो गए। और लेखक कहता है कि मुझे आज सच में अपनी लघुता का, अपनी लघुता मतलब अपने छोटेपन का एहसास हुआ कि मेरे बड़े भाई सब बड़े हैं और मैं छोटा हूं उनसे, और मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, क्योंकि भाई साहब ने ये कहा कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। परंतु उनकी बातों से लेखक जो है बहुत प्रभावित हो गए और अपने भाई के प्रति उनके मन में इज्जत और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसलिए उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भाई साहब को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बातें जहर लग रही हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आपको ये सब कहने का अधिकार है। मेरे इतना कहने पर ही भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, पतंग उड़ाने के लिए मैं मना नहीं करता, पतंग उड़ाने का मन तो मेरा भी करता है, पर मैं क्या करूं, अगर मैं गलत राह पर चलूंगा तो तुम भी गलत राह पर चलोगी मुझे देखकर, और मैं फिर तुम्हें कैसे बचाऊंगा? जब मैं खुद ही गलत राह पर चल रहा हूं तो तुम्हें गलत राह पर चलने से कैसे रोकूंगा? इसलिए ये कर्तव्य मेरा है, मेरे सिर पर है कि तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर जाने ना दूं, और कभी जाओ तो समय समय पर मैं तुम्हें समझाता रहूं और तुम सही रास्ते पर चलो। उसी समय संयोग से क्या हुआ कि एक कटी हुई पतंग जो है लेखक और लेखक के भाई के ऊपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी और लड़के जो हैं वो घेरा बनाकर दौड़ते हुए चले जा रहे थे। भाई साहब का कद लंबा था, उन्होंने उछलकर पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे, और मैं भी पीछे पीछे उनके दौड़ने लग गया। इस तरह इस कहानी में लेखक को उसके बड़े भाई साहब समय समय पर हर चीज के लिए उनको आगाह करते रहते थे, समझाते रहते थे कि पढ़ना जरूरी है, खेलना भी चाहिए, पर खेलने के साथ साथ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।